+1 क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करवाने वाला हूँ। आज आपको मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा, साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने स्पेशली नॉन मेडिकल ली है उनके लिए जो है कोर सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। और जो बच्चे नॉन मेडिकल में आते हैं मैं भी वो फिजिक्स के लिए आते हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर आप इंटरेस्ट बनाए रखेंगे इसमें तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा और आपकी लाइफ के लिए बेहद बेनिफिशियरी सब्जेक्ट है। डेली लाइफ में जितना भी साइंस आप यूज़ करते हैं वो सारा रिलेटेड टू फिजिक्स है। तो मैं आज मैं आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ उस पूरी यूनिट का, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी। और सारी जो फिजिक्स की टर्मोलॉजी है जो आप +1 में, +2 में और जो बच्चे बीटेक में जाएंगे उनका थोड़ा सा मैं बेस आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है और कौन कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की। तो आज मैं आपको फॉर्मल सा लेक्चर देने वाला हूँ, ध्यान से देखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। देखिए मैंने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है मैंने, साइंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस क्या है। साइंस क्या है? इट इज द ब्रांच a systematic study of facts and knowledge acquired is known as science। क्या है साइंस? मैंने लिखा ए सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, मतलब तथ्यों का एक सिस्टेमेटिक तरीके से अध्ययन करना, मतलब व्यवस्थित तरीके से हम तथ्यों को पढ़ेंगे। एंड द नॉलेज एक्वायर्ड इज नोन एज साइंस। साइंस की डेफिनेशन क्या है? ए सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, जो तथ्य रहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी बॉडी के बारे में, उनको आप सिस्टेमेटिक पढ़ेंगे पहले तो। एंड द नॉलेज एक्वायर्ड, और जो नॉलेज आपको मिलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। जैसे इसको कैसे कंसिडर करेंगे आप? सपोज यू हैव ए कार, मान लिया आपके पास एक क्या है? कार। तो आपसे कोई पूछे बे कार का साइंस क्या है, मतलब सबसे पहले आप देखेंगे बे कार है वो किस चीज, किस मटेरियल की बनी हुई है, उसमें जो टायर हैं वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, जो उसका इंजन है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो किस चीज का बना हुआ है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, कौन सा उसमें फ्यूल यूज होगा। तो वो सारे जो फैक्ट्स हैं उनको आप सिस्टेमेटिकली ना स्टडी करेंगे और फिर जो आपको पूरी नॉलेज उसके बारे में हो जाएगी वही उस कार का क्या हो जाएगा? साइंस हो जाएगा। वही उस कार का क्या हो जाएगा? साइंस। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे हाथ में एक ये पेन है, मार्कर पेन है। इफ यू वांट टू नो द साइंस ऑफ दिस मार्कर पेन देन वी विल नो about that what is the material of this marker pen and which ink is used in this marker pen, how it functions, means ये जो मटेरियल है ये किस चीज़ का बना हुआ है ना, कि कौन से एलिमेंट्स का बना हुआ है, इस अब ये कैसे, क्यों इसको बनाया गया, ये सारे इसके है ना, ये फैक्ट हैं, ये सारे क्या हैं? इसके फैक्ट हैं। तो अगर हम सिस्टेमेटिकली उन फैक्ट्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। उन फैक्ट को सिस्टेमेटिकली क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। और जो नॉलेज फिर हमारे को मिलेगी वो क्या है? इस मार्कर का साइंस। तो ऐसे ही प्रत्येक चीज का साइंस होता है। तो अगर किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको साइंस जानना है तो आप एक सिस्टेमेटिक स्टडी करेंगे फैक्ट की, उससे जुड़े हुए जितने फैक्ट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे आप, और जो नॉलेज फिर आपको हो जाएगी वो उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का क्या हो जाएगा? साइंस। जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, मान लिया इलेक्ट्रिक फैन का साइंस आपको देखना, आप देखें किस मटेरियल का फैन बना हुआ है, ठीक है ना, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे काम करता है ना। तो वो इसमें कंडेंसर का यूज हम क्यों करते हैं, वो सारे फैक्ट हैं। उन फैक्ट्स को आप सिस्टेमेटिक पढ़ेंगे और फिर जो नॉलेज आपको उस इलेक्ट्रिक फैन के बारे में हो जाएगी वही उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? साइंस हो जाएगा। तो साइंस मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन है ए सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट एंड नॉलेज एक्वायर्ड इज नोन एज साइंस। ओके, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं बेटा, साइंस पे, फिजिक्स पे। साइंस को मैंने आपको बता दिया, अब फिजिक्स पे।
तो जो साइंस है बेटा वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। उनमें से एक ब्रांच फिजिक्स है। उनमें से एक ब्रांच क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड जो है वो कहां से आया? ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस जिसका मतलब होता है नेचर। इस वर्ड से फिजिक्स जो वर्ड है वो डिस्कवर हुआ है। ठीक है, अब फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? आई विल डिफाइन फिजिक्स हियर। It is the branch of science. It is the branch of science in which we deals with nature and natural phenomena. देखिए क्या लिखा मैंने? जो फिजिक्स है वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और जितनी भी नेचुरल प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मींस हम फिजिक्स में नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। जितनी क्या नेचर क्या होती है, उसमें कितनी तरह की फिनोमेनाज होती है, वो सारा कुछ आप फिजिक्स में आएंगे। दैट्स वाई फिजिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको साइंस के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बता दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स है वो उसको हम बेसिकली दो डोमेन पे परखते हैं। ठीक है, उसके दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप इज क्लासिकल फिजिक्स। फर्स्ट टाइप क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा जो टाइप है उसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मींस फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज क्लासिकल फिजिक्स and the another is modern physics. Modern physics is also known as quantum physics. तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो कौन सी फिजिक्स है? फिजिक्स जो 1900 मतलब जो 19वीं सदी तक जो फिजिक्स आपने पढ़ी है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। और जो 19वीं सदी के बाद यानी 1900s के बाद, मतलब 1900 के बाद जो सेंचुरी चली हुई है हमारी, 1900 के बाद की जो टाइम रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे। मींस जो फिजिक्स आप 1900 से पहले पढ़ते थे, 1900 से पहले आपने जो फिजिक्स पढ़ी वो क्लासिकल फिजिक्स है आपकी, और 1900 के बाद जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे वो उस फिजिक्स का नाम है मॉडर्न फिजिक्स बोलें आप उसको, या फिर क्वांटम फिजिक्स बोलें। बेसिकली क्या है, जो क्लासिकल फिजिक्स है मींस ओल्ड फिजिक्स है, जो हम 1900 से पहले पढ़ते आए हैं, यानी 19th सेंचुरी थे जो, उससे पहले हमने जो पढ़ी है उस तक पढ़ी है जो हमने, उस क्लासिकल फिजिक्स में मेनली हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा है। मैक्रो मतलब बड़े बड़े, यानी मैक्रोस्कोपिक मतलब हमें हमारे जो ज्ञान था वो इतना विस्तृत नहीं था कि हम एटम के बारे में कुछ सोच पाते, मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ सोच पाते, न्यूक्लियस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोच पाते, न्यूक्लियस के बारे में सोच पाते। मींस हमारी जो नॉलेज थी फिजिक्स की उस टाइम तक वो मैक्रोस्कोपिक लेवल तक काम कर रही थी। मतलब वो किस स्केल पे काम कर रही थी? एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे। एस्ट्रोनॉमिकल और एंड टेरेस्ट्रियल जिसको बोलेंगे आप, टेरेस्ट्रियल लेवल। मींस क्या हुआ, जो क्लासिकल फिजिक्स जो हमने 19th सेंचुरी तक पढ़ी थी उसमें हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल तक पढ़ा। मींस मैक्रोस्कोपिक लेवल, एस्ट्रोनॉमिकल लेवल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो है खगोल, जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब हम दूरबीन का जैसे यूज करते थे दूर से कोई चीज़ों को देखने के लिए। फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ते थे, जैसे जिसको हम एस्ट्रोनॉमी मतलब जैसे मून, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में ना। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक लेवल था ये क्या था, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट बड़े थे। मींस हमारा जो नॉलेज था वो क्या था, माइक्रो ऑब्जेक्ट जो रहते हैं उन तक हम नहीं पहुंच पाए थे। हमारी टेक्नोलॉजी उस टाइम तक इतनी विकसित नहीं हुई थी। हम बड़े लेवल पे काम कर रहे थे उस टाइम, मतलब टेरेस्ट्रियल लेवल पे, एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे हम काम कर रहे थे। बट 19th सेंचुरी थी जो, उसके बाद 19th जो सेंचुरी थी उसके बाद जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। कौन सी फिजिक्स कहलाएगी? मॉडर्न फिजिक्स कहलाएगी या क्वांटम फिजिक्स कहलाएगी। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब
हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे। मींस हमारी जो नॉलेज है उस टाइम तक वो क्या होगी, बहुत ही डीप हो गई, बहुत ही डीप। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स, द फिजिक्स up to the 19th century is known as the classical physics or the macroscopic physics. In classical physics we deals phenomena at the astronomical and the terrestrial level, means बड़े बड़े objects के बारे में हमने पढ़ा था। but the physics after 19th century is known as the quantum physics or the modern physics, and in this physics we will deal about the atomic structure, molecular structure and the nuclear physics and atomic structure। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत ही माइनर चीजें हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं आज की डेट में भी। बट अभी एक नई ब्रांच है जो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक है मीजो फिजिक्स। मीजो फिजिक्स मैं आपको बता देता हूं। मीजो फिजिक्स और प्रचलन में है आजकल मीजो फिजिक्स। ये मीजो फिजिक्स क्या है? the physics which is the intermediate of the macroscopic physics and the microscopic physics। means हम ये बोल सकते हैं, बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल सा है, कोई ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन मीजो फिजिक्स कई बार हम यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल और जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो डोमेन रहती है, उनके जो बीच की जो फिजिक्स रहती है उसको हम क्या बोलेंगे? मीजो फिजिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीजो फिजिक्स। Meso physics is the physics in which we will deal with the objects which is in the middle range of the macroscopic level and the microscopic level, that is known as the meso physics। meso physics। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? देखिए यहाँ मैंने आपको बता दिया क्वांटम फिजिक्स। जो क्वांटम फिजिक्स में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर के बारे, न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हम +1 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये आपके सारे आपके काम की चीज है। एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में हम +1 क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद हम इस टाइप में आ जाते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आ जाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके भी कई ब्रांच हो जाते हैं। हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम ऑप्टिक्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं मोस्टली ये सारे के सारे +2 के टॉपिक है, +2 के टॉपिक। तो मैं बारी बारी से जो टर्मोलॉजी उसमें यूज हुई है उनको आपको बताने वाला हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए साइंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स बोल सकते हैं। मेजर फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वांटम फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करते हैं या इसकी कितनी ब्रांच हो जाती है। मेनली जो है ना क्लासिकल फिजिक्स को हम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स, वैसे और भी बहुत सारी ब्रांच है बट मैंने मेन ब्रांच लिखी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैकेनिक्स के बारे में। दिस इज मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? in this branch, this is the branch of physics. This is branch of physics. In this branch we deals with object. We deal with objects from molecules to galaxies that are moving at speed lower than speed of light। समझिए मेरी बात को। जो मैकेनिक्स जो ब्रांच है वो सीधी सी बात है किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। वो भी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डील्स अबाउट द ऑब्जेक्ट। कौन कौन से ऑब्जेक्ट? मॉलिक्यूल से लेकर के गैलेक्सी तक। गैलेक्सी आपको पता ही होगा, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार होते हैं, सारा कुछ सन।
आपको पता है सन भी एक स्टार है, तो बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होता है गैलेक्सी। तो हम देखिए कितनी वाइड है मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल से लेकर के गैलेक्सी तक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से लेकर के गैलेक्सी तक हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होनी चाहिए, कम। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मींस मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल से लेकर के गैलेक्सी तक को कवर करते हैं, बहुत ही वाइड रेंज है। लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या होती है, कम। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो किस में पढ़ेंगे, हम मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं। आपने सुना होगा ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, ये सारे कुछ आपने सुना है। तो जो न्यूटन्स मैकेनिक्स रहती है वो किस में हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे +1 के अंदर, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, ये +1 का टॉपिक है। +1 में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में, है ना। तो मैकेनिक्स जो है वो बहुत ही बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम मॉलिक्यूल से लेकर के गैलेक्सी तक के लेवल को कवर करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को जो मॉलिक्यूल से लेकर के गैलेक्सी तक हो सकते हैं, बट जो बहुत ही लोअर स्पीड पे काम करते हैं एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो न्यूटन्स के सारे लॉ मैकेनिक्स में आते हैं। तो ये मैकेनिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इट इज आल्सो in this we study about electric। देखिए इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना associated with charged and magnetic bodies or object। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो डायनामिक्स में जो मिक्स रहता है मैग्नेटिज्म रिलेटेड, ये मैग्नेटिक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। मींस क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी बॉडी के अंदर कब पैदा होती है, जब वो चार्ज होती है, तो मींस एसोसिएटेड विद चार्ज। और मैग्नेटिज्म कब आता है, किसी भी बॉडी के अंदर जब आप उसको मैग्नेटाइज करते हैं। इसका मतलब हम आल्सो इसमें चार्ज और मैग्नेटिक बॉडी, मींस जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना है वो क्यों होती हैं, चार्ज और मैग्नेटिक बॉडी की कारण होती हैं। इसलिए मैंने इसको डेफिनेशन में लिखा, इन दिस वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। बॉडी चार्ज हो जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जब किसी बॉडी को मैग्नेटाइज कर देंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो मींस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। एसोसिएटेड विद द चार्ज बॉडी मींस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बॉडी मींस मैग्नेटिज्म उनके अंदर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जो उसके बेसिक्स लॉ हैं, बेसिस लॉज आर वर गिवन बाय इसमें जो कुछ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉ है वो किसने दिए हैं, कूलॉम्स ने दिए हैं। कूलॉम्स लॉ आपने सुना होगा, +2 में सुनेंगे आप इसको। कूलॉम्स ने दिए हैं, मैक्सवेल ने दिए हैं, मैक्सवेल लॉज भी इसके अंदर आप पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। एम्पियर्स के लॉ भी इसी में पढ़ेंगे आप, एम्पियर्स लॉ है ना, वो भी इसके अंदर, ओरस्टेड लॉ भी इसी के अंदर पढ़ेंगे आप। तो ये फेमस साइंटिस्ट हैं जो उन्हें बेसिक्स जो लॉ है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हमारे को दिए। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना बोलो या इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म बोलो, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक बॉडीज एंड द मैग्नेटिक बॉडीज, एक ही बात है। तो ये जितने नाम आप देख रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ, मैक्सवेल, एम्पियर्स, ये सारे +2 में पढ़ने वाले हैं, ये सारे 12th के टॉपिक है। ठीक, मींस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो +1 का टॉपिक नहीं है, ये आएगा सारा +2 में। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप ऑप्टिक्स में। इसमें क्या पढ़ेंगे? इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन, जो आपने 9th और 10th में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिफ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मींस लाइट, ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? लाइट, जितनी लाइट की फिनोमेना होती हैं वो सारी आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये भी 12th का टॉपिक है, ठीक है, 12th फिजिक्स में आता है, आपके काम का नहीं है वैसे, ये 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में आप। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी विल डील्स अबाउट द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड a lot of more phenomena, है ना, मिरेजेस वगैरह, ठीक है ना, मिरर्स, ठीक है, समझ गए हो ना, मिरर हैं जैसे, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, लेंसेज के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ी ब्रांच है ये, +2 क्लास के लिए है, ठीक है, मेरी बात आपको समझ आई। इसके बाद जैसे मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बता दिया और ऑप्टिक्स के बारे में बता दिया। इसके बाद जो मैकेनिक्स है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वैसे ये आपके काम का नहीं था, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। ये इंजीनियरिंग जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटेक्निक करेंगे या फिर बीटेक करेंगे, उनके काम की चीज है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। मींस जो मैकेनिक्स रहता है उसको आप फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो मैकेनिक्स है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज स्टैटिक्स, अनदर इज काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज डायनेमिक्स। तो इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं। ये सारा कुछ मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैकेनिक्स है वो 3 तरह का होता है, ठीक है, उसको 3 पार्ट में बेसिकली आप डिवाइड करते हैं। वन इज स्टैटिक्स, वन इज काइनेमेटिक्स एंड अनदर इज डायनामिक्स। वैसे ये टेक्निकल ट्रेड्स के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। यहाँ तो अभी स्पेस नहीं है मेरे को मोशन की डेफिनेशन और यहाँ पे लिखनी है। बस आप इतना याद कर लेना कि जो मैकेनिक्स है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है स्टैटिक्स में। तो एक प्रकार से आपको पता चल गया कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैं थोड़ा सा बता देता हूं उनके बारे में। स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी विल डील्स विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब हम जो स्टैटिक्स रहती है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसके ऊपर होते हैं? रेस्ट के ऊपर होते हैं। रेस्ट के ऊपर मींस जो ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर रहते हैं उसके ऊपर फिर भी कुछ फोर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम किस में पढ़ेंगे? स्टैटिक्स में। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया आपने देखा था, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर काइनेमेटिक्स। इसके बाद क्या है? काइनेमेटिक्स। मैं लिख ही देता हूं, चलो स्टैटिक्स की डेफिनेशन में लिख ही देता हूं। स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deals with objects at rest। हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं जो किसके ऊपर होते हैं? रेस्ट के ऊपर होते हैं। वो किस में पढ़ेंगे आप? स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद है फिर काइनेमेटिक्स in which we deals with objects at motion without considering the cause of motion। सीधी सी बात क्या है? जो काइनेमेटिक्स रहता है उसमें हम
ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में होते हैं, लेकिन वो मोशन में क्यों है, उनका रीजन क्या है, उसको हम कंसीडर नहीं करते काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स में क्या करते हैं हम, वी विल स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो कंसीडर द कोज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम मोशन के